तो दिल्ली के होटल ली मेरिडियन में प्राइम न्यूज की तरफ से आज उन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था, लोगों की मदद की थी और फ्रंट लाइन यानी मैदान में रह के काम किया था। इस वक्त सीधा आपको दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में लिए चलते हैं जहां पे ये कार्यक्रम चल रहा है, जहां पे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है। पर मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप आइए मेरे साथ, आप अपनी सीट ग्रहण कीजिए। आपसे भी हम कुछ चर्चाएं करेंगे, आपके भी विचारों को हम यहाँ पर साझा करेंगे। आप बहुत ही ओजस्वी सांसद हैं, तो आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया है। और पैनल में हम चाहेंगे तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे के पूरे डिस्कशन में। जिस तरह से कोरोना काल रहा, प्राइम न्यूज़ लगातार कोरोना के तमाम मुद्दों को उठाता हुआ आया है। कोरोना के तमाम ऐसे विषय रहे हैं जो पर्दे के पीछे चलते रहे जनता तक। हालांकि कुछ ऐसी तस्वीरें गई कि जैसे पुलिस की क्या भूमिका रही, जिस पर अभी हमारे पहले सेशन में चर्चा हुई, डॉक्टर्स की क्या भूमिका रही। लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे एक जैसे न्यूरोसर्जन की क्या भूमिका रही कोरोना काल में। तो हमारे साथ यहाँ पर मंजेश राठी हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूरोसर्जरी की इसमें क्या भूमिका रही है। क्योंकि देखिए, कोरोना जब किसी को होता है तो सबसे पहला आभास उसको यही होता है कि वो अपनी जो सूंघने की है, स्वाद की क्षमता को खो देता है। सीधा सा मतलब है नर्वस सिस्टम पर सीधा अटैक ये वायरस करता है। तो इसमें जनता को क्या समझना चाहिए, लोगों को किस तरह से अवेयर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने ऐसे केस भी सुने, मैंने तमाम रिसर्च भी पढ़े जो कि मेडिकल के थे, उसमें यह भी था कि लोगों को पैरालिसिस भी हो रहा है। तो इसका मतलब नर्वस सिस्टम पर यह सीधा अटैक करता है। लोगों को किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है? एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, जैसे कि हमने पेंडेमिक देखी है, शायद हमारी जनरेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपने घरों में रहे हैं 5-6 महीने के लिए, जैसा कि शायद दोबारा कभी ऐसा ना हो और ना कभी ऐसा हुआ है। मतलब एक नई चीज़ थी सबके लिए। तो इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आई हैं। जैसे कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं पीडियाट्रिक एंड एडल्ट पेशेंट्स देखता हूँ न्यूरोलॉजी के। तो खासकर अगर हम देखें तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने डिस्कस किया कि स्ट्रोक, जैसे आप पैरालिसिस बोला। तो कुछ पेशेंट्स में जैसे कोरोना जो पॉजिटिव हुए, या कुछ पेशेंट्स स्ट्रोक के हुए, जब उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव उनका डायग्नोज किया तो दे केम आउट टू बी कोविड पॉजिटिव। तो स्ट्रोक काफ़ी पेशेंट्स में देखा गया। वी हैव सीन लाइक कुछ पेशेंट्स हमने देखे अपने आईसीयूज़ में, जो पेशेंट उस दौरान एडमिट हुए हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव था। देन बच्चों में बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हुई थी न्यूरोलॉजी एंड साइकोलॉजी के हिसाब से। बच्चों में फोबिया बहुत ज़्यादा हो गया था बच्चों में, कि अगर जिस फैमिली में 3 लोगों को कोरोना हो गया तो सब लोगों के मन में डर एक हो गया था, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। अच्छा, एक सोशल स्टिग्मा जैसा बन गया था। मतलब ना, अगर कोरोना आ रहा है तो सब लोग सोच रहे हैं कि एक एम्बुलेंस आएगी और ले जाएगी। तो एक बहुत ज़्यादा फोबिया टाइप का लोगों में हो गया था। तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट न्यूरोलॉजिकली। अच्छा, और भी जो और प्रॉब्लम, जैसे पैर ना चलना, जिसको हम गुलन बेली सिंड्रोम कहते हैं, वो भी काफ़ी सारे पेशेंट्स मिले हैं। न्यूरोपैथीज़ के काफ़ी पेशेंट्स मिले हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स मिले हैं इसमें। तो इस दौरान में काफ़ी इस तरह के हुए हैं। लेकिन मेनली जो एंग्जाइटी है, जो बिहेवियरल इशू हैं, जो फोबियाज़ हैं बच्चों में, वो बड़े कॉमन रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से फोबिया की आपने बात की, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई कि जिनको स्मेल नहीं आ रही है, जिनको टेस्ट नहीं आ रहा है, बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए कि 6 महीने उनको हो चुका है, वो ठीक हो चुके हैं, आरटीपीसीआर रिपोर्ट उनकी नेगेटिव है, लेकिन अभी भी वो परफ्यूम और जैसे खाने का एरोमा हो गया, वो उसको वैसा फील नहीं कर रहे जैसा कि पहले था। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? नहीं, देखिए, जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज उनको हुआ है, सी इन्फेक्शन से न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ। न्यूरोलॉजिकल डैमेज तो रिकवर होने में टाइम लगाता है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने। लेकिन जो कोविड रिपोर्ट है वो तो आपकी नेगेटिव कुछ दिन में आ जाएगी, 2-3 हफ्ते में आ जाती है वो तो नेगेटिव। तो इवन मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं, आई एम कपल ऑफ पेशेंट्स, जिनको मतलब इसके बाद में मायोक्लोनस हुआ है। मायोक्लोनस मतलब उनके हाथ जर्किंग मूवमेंट्स उनको आ रही हैं, और वो 4-4, 6-6 महीने तक अभी भी परसिस्ट कर रही है, दो वो नेगेटिव हो गए हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज का और कोविड नेगेटिविटी का कोई वो नहीं है। एक बार न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गई तो रिकवरी टाइम अराउंड 6 मंथ्स के आसपास लगता है ऑन एन एवरेज। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इसमें जी बिल्कुल आप अपना इसमें एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। मैं श्याम सिंह यादव हूँ, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा से, जौनपुर से। सिराजे हिंद बोला जाता था जौनपुर, वहाँ से की नुमाइंदगी करता हूँ। और ये चांस की बात है कि आज ही मुझे जौनपुर से अभी लौट के घर आया हूँ किसी कल मीटिंग के लिए, और आपका ये न्योता था, और मैं खुश नसीब हूँ कि इतनी अच्छी गैदरिंग में मुझे
आपके सामने कुछ बोलने का मौका मिला। मैं कोरोना पॉजिटिव था क्या मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा गनर, मेरा पीए और मेरे गार्ड सभी, लेकिन सभी का कोरोना एक पासिंग फेज की तरह निकल गया, लेकिन मैं फंस गया था। ठीक 2.25 महीने में एम्स में भर्ती रहा, 2 months and 1 week. Apart from corona, I developed a bacterial infection in my chest. तो दोनों मिलके बहुत गंभीर हो गए थे और 2 दिन की ऐसी स्थिति थी कि मैं इधर जाऊंगा कि उधर जाऊंगा, और इतना था कि वहाँ तो कोई किसी से मिल नहीं सकता था, लेकिन मेरी वाइफ बहुत, मुझे पता नहीं था, उनको मेरी हाल मालूम हुई कि आईसीयू में हूँ, तो बहुत जिद करके एक दिन 4 घंटे नीचे बैठ गई। डॉक्टरों को कुछ पिघल गए, कुछ दर्द हुआ, तो उनको पीपी किट में पूरा सील करके मेरे पास भेजा। तो मैं तो आईसीयू में था, मैं पहचान भी नहीं पाया कि मेरी वाइफ थी, लेकिन एनीवे जब मैं पहचाना उनको, उन्होंने बोला कि मैं हूँ, तो हम लोगों ने कुछ बातें की और आखिरी बातें की। यह स्थिति थी कि शायद मैं जिंदा बच के इस दुनिया में नहीं आऊँगा। और माइथोलॉजी में आप विश्वास करते हैं तो एक तरह से मुझे यमराज जी ले गए थे, लेकिन वहाँ से वापस कर दिए कि अभी तुम्हारी ज़रूरत वहीं है, यहाँ नहीं है, गलती से चले आए हो। अभी टेस्ट की बात हो रही है कोरोना के बाद। अभी मुझे निगेटिव हुए 6 महीने तो हो गया, लेकिन स्टिल आई हैव नॉट डेवलप फुल टेस्ट। जैसे अभी संतरे का जूस बहुत अच्छा लगता था, कुछ और खाने पीने की सब्जियां या अच्छी जो टेस्ट होता था, आई एम लाइकिंग इन माई टेस्ट एटलीस्ट 25 to 30%। अभी मेरा टेस्ट पूरा आया नहीं है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना पीरियड में डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने और भी जो इससे हमारी हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हुए लोग थे, वो बहुत फरिश्ते की तरह और आए हम लोगों के बीच में, बहुत सेवा की और सबकी जान जिंदगी बचाई। मैं आपकी सभी बातों का जवाब बार बार पूछेंगे तो एक ही बार दे देता हूँ। मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से मैं ये सब भी महसूस करता हूँ कि अगर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में डॉक्टर गुलेरिया के अंडर में नहीं होता तो शायद मैं यहाँ मौजूद नहीं होता आज की तारीख में। आपके इस न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं देश भर के उन तमाम डॉक्टरों, नर्सों और जो इससे जुड़े हुए हैं हेल्थ वर्कर, मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि देश को आप पर बहुत गर्व है, बहुत गुमान है और आगे भी आप कोरोना से क्या सभी बीमारियों से इसी तरह से लड़ करके देश के लोगों की जान बचाते रहें। जी, कोरोना के और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि संक्षेप में इतना ही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। टेस्ट की बात आई तो टेस्ट के बारे में मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूँ, इसलिए उसका बयान मैंने कर दिया है। बिल्कुल, थोड़ा समय आपका, धन्यवाद। मैं बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर समय आपका और लूंगा, क्योंकि देखिए जिस तरह का आपने अनुभव अपना बयां किया, ये अनुभव सिर्फ उसी व्यक्ति को है जो कि कोरोना से संक्रमित हुआ। बाकी जो दूर से देख रहा है वो उसके लिए एक सामान्य बीमारी की तरह है। मैं जब फील्ड में कई बार प्राइम न्यूज़ की तरफ से गया, मैंने लोगों से बात की, तो मैं हैरान रह गया कुछ लोगों की राय देखकर। वो कहने लग गए कि ये नजला जुकाम है। एक व्यक्ति तो इतना तक पहुंचे कि कोरोना है नहीं, ये जानबूझकर अफवाह फैलाई गई है। मैं उनकी मानसिक प्रवृत्ति को तो मैं यहाँ पर साधुवाद ही दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसे वीर पुरुष अगर धरती में हैं तो वाकई तारीफ के काबिल ही हैं। लेकिन आपने जिस तरह का अनुभव बयां किया, ये निश्चित रूप से ये संकेत तो देता है कि कोरोना ऐसी महामारी है जिससे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम तरह की गाइडलाइंस भारत सरकार लगातार चेंज करती है, ये गृह मंत्रालय ने समय समय पर उन गाइडलाइंस को भी अपडेट किया है, लेकिन लापरवाही का जो सितम है वो सच में किसी महामारी से कम मुझे दिखाई नहीं देता है। कोरोना तो अपनी जगह है, लेकिन जो लोगों का व्यवहार है वो कोरोना से भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर है। देखिए भाई, कोरोना है, साइंटिफिकली टेस्ट होता है कोरोना का, नेगेटिव पॉजिटिव आता है। जब आप कोरोना से संक्रमित होते हैं तो पॉजिटिव आता है, नहीं होते हैं तो नेगेटिव होता है। सब कुछ साफ साफ साइंस में दिखता है। मैं
केवल अपने क्षेत्र के वासियों को क्या, पूरे देश को, के लोगों को जो भी सुन रहे होंगे, ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये न समझें कि कोरोना कुछ नहीं। अभी मैं क्षेत्र में गया था, वहाँ पर मेरे क्षेत्र में कोरोना बहुत कम लोगों को है, जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में और स्टेट में है, वैसा जौनपुर जिले में बहुत कम है। तो लोग समझते हैं कुछ नहीं है कोरोना, कुछ नहीं है कोरोना। लोग बिना मास्क लगाए, बिना एहतियात के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सब, अब ये तो चांस की बात है कि नहीं फैल रहा है, लेकिन फैल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है। तो सबको अपने को सुरक्षित रखना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और जो लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं है, उस पर फिर से सोचें, ऐसी बात नहीं है। अगर कोरोना नहीं है तो हम किस चीज़ में बीमार हुए थे? मैं तो खुद उसका उदाहरण हूँ ना। तो क्यों कोरोना से लाखों हजारों लोग दुनिया में मर रहे हैं, और बहुत तरह तरह की अभी भी सोशली एडवांस स्टेज में भी, इस दुनिया में भी अभी मेरे दोस्त थे, कहते थे कि देखिए कोरोना वोरोना अभी हमको आ रहे थे छोड़ने, कर रहे कुछ नहीं है। और मैं एक ताबीज़ बनवाता हूँ, उस पर कुछ वो लिखा हुआ होता है, उसको पानी में धो करके और उसको पी लेते हैं, उसको ज़िंदगी भर कोरोना नहीं हो सकता। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो मैंने उनसे कहा कि सारी बीमारियों के लिए धो धो के पूरे जौनपुर ज़िले को पिला दीजिए और कोई बीमारी नहीं होगा। तो इस तरह की गलतफहमी का भी शिकार नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देता हूं कि कोरोना है, कोरोना से बच कर रहिए, और कोरोना से क्या, सभी बीमारियों से बच कर रहिए, एहतियात से रहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने अपने विचार साझा किए। डॉक्टर सीपी सिंह हमारे साथ हैं, फिजिशियन हैं। आपसे समझने की सबसे पहले हम कोशिश यही करेंगे कि अब आपके सामने चैलेंजेस क्या हैं। गाइडलाइंस जब आई तब आपको पता है कि आपके लिए भी सबसे ज़्यादा सख्त गाइडलाइंस थी कि जो डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है वो अपने घर से दूरी बनाकर रखेंगे, पीपी किट को लगातार इस्तेमाल करेंगे, पीपी किट को उतारना नहीं है। मुझे याद है कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें प्राइम न्यूज़ ने भी अपने दर्शकों को लगातार दिखाई कि डॉक्टर्स बेहोश हो जाते थे, ऑक्सीजन की सप्लाई उनके लंग्स तक ठीक से नहीं हो पाती थी। उस कंडीशन में और आज की कंडीशन में क्या हर्डल्स आए, आपने किन तरह से चुनौतियों को पार किया और आपका अनुभव कैसा रहा? सभी को मेरा नमस्कार। चुनौतियां हम देखें तो अब भी बरकरार हैं। कई लोग टेस्ट कराना ही नहीं चाहते अगर वो बीमार हैं, उसको बुखार भी है, खांसी भी है, सांस में भी प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन भी उसकी कम हो रही है। हम कहते हैं भाई टेस्ट कराइए, शायद आपको कोरोना हो। हम ये भी नहीं कहते तुम्हें कोरोना, शायद आपको कोरोना हो। तो नहीं साहब, हमें या तो कोरोना है ही नहीं या फिर आप भ्रम फैला रहे हैं। खास तौर से एक वर्ग विशेष के लोग, उनके मन में ये भी भ्रांति है कि अगर एक हमारे सदस्य का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो हमारा पूरा परिवार मुश्किल में आ जाएगा। हमारे परिवार में शादी है, कोई फंक्शन है, वो मुश्किल में पड़ जाएगा, हमें क्वारंटाइन कर देंगे, हमें अलग डाल देंगे। कई लोगों को यहाँ तक भ्रांति है कि वर्ग विशेष के लोगों को मारने के लिए ये जो है तरह तरह की बातें करी जा रही हैं, अलग ले जाकर उनको मार देंगे। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। हमें साफ दिख रहा है कहाँ इसको है 90% पॉजिटिव आएगा। दूसरा चैलेंज है कि हम लोग भी खूब कह रहे हैं, आप लोग भी खूब कह रहे हैं, सरकार भी खूब कह रही है, खूब प्रचार भी कर रही है कि भाई मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग करिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करिए, कम से कम घर से निकलिए, ज़रूरी काम से निकलिए, ज़रूरी काम से जा भी रहे तो कम से कम समय लगाइए। क्योंकि कोरोना में जो सबसे अहम बात है वो है पीरियड ऑफ कांटेक्ट कितना है आपका, ये बहुत मायने रखता है। मतलब आप गए हुए हैं, वही काम आप 5 मिनट में करके आ जाते हैं, संभावना कम है आपके में इन्फेक्ट होने की, और अगर वहीं आधा घंटा आप लगाते हैं संभावना ज़्यादा है। बिल्कुल। दूसरा, शादी पार्टीज में लोग जाते हैं, वहाँ
आप देखेंगे 90% लोग मास्क लगाते ही नहीं हैं। जो लगाते हैं वो खाना खाने के लिए उन्हें हटाना ही पड़ेगा। खाना खाते समय गपशप भी खूब करते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। हम लोग वैक्सीनेशन के लिए कहते हैं, मेरे यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है, हम लोग जूझ रहे हैं, लोग नहीं आ पा रहे हैं। गवर्नमेंट मीटिंग्स बुला रही है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स मीटिंग बुला रहे हैं, सीएमओ मीटिंग बुला रहे हैं, साहब वैक्सीनेशन बढ़ाइए। बिल्कुल। हम लोग कॉल कर रहे हैं, ओपीडी द्वारा उनको समझा रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन कराइए। उसका इम्पैक्ट ये तो हो रहा है कि ओपीडी में लोग आने ही भूल छोड़ दिया कि साहब डॉक्टर साहब पकड़ कर वैक्सीनेशन करा देंगे। ये तो बेमतलब की बात है, कुछ कोई कोरोना वोरोना नहीं मतलब कहने का ये है, आपकी बातों से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि अब लोग खुद अपने आप को इतना जागरूक मान चुके हैं, अपने आप को इतना डेवलप्ड मान चुके हैं, उनको लगता है कि हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जी, अगर हमें टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रही है, और अगर ये दोनों हैं अपनी जगह पर, तो हमें कोरोना नहीं है, हम खुद इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न मेरे पास है कि लोगों को कुछ कॉमन दवाओं का नाम मालूम है, उनको पैरासीटामोल मालूम है, उनको ये मालूम है कि ऑफ्लोक्सिन क्या होता है, उनको ये मालूम है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का क्या रोल है। इन कुछ चुनिंदा दवाओं का नाम याद करके जिस तरह से लोगों ने कोरोना में अपने आप को ट्रीट किया, उसके बाद जब लंग्स में उनके इन्फेक्शन फैला, सांस आनी रुकी, तब उनको डॉक्टर याद आए। इस तरह के रवैये से लोगों को कितना बचना चाहिए कि आपको अगर एक दो एंटीबायोटिक्स का अगर नाम आपको याद हो गया है रेपर में देख के, क्या खुद डॉक्टर बनना सेफ है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको डॉक्टर खुद कतई नहीं बनना चाहिए। भले ही वो आपको सिंपल एक फीवर हो, उसमें भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। रही बात कोरोना की, कोरोना बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है। एक डॉक्टर ही ये जज कर सकता है कि आपको क्या मेडिसिन देनी है। बिल्कुल। आपको एजिथ्रोमाइसिन देनी है, या उसको ऊपर की एंटीबायोटिक देनी है, या एंटीवायरस देनी है जो आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, रेमडेसिविर या फेविफ्लू जो भी है, वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सरकारी जो गाइडलाइंस है उनमें कहा गया भाई आर्मेक्टिन लीजिए, आप टैबलेट विटामिन सी की लीजिए, जिंक की टैबलेट लीजिए, पैरास्टामोल लीजिए, एजिथ्रोमाइसिन लीजिए, डॉक्सीसाइक्लिन लीजिए। लेकिन फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन नहीं यूज़ करनी चाहिए। डॉक्टर सीरियल एक्सरेज कराता है ये देखने, लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन तो नहीं बढ़ रहा है, आपकी बॉडी के किसी और पार्ट में तो उसका इफेक्ट नहीं है। कई बार हमारे पास मरीज आते हैं, उनमें ना तो फीवर होता है, ना कफ होता है, कोई पेट दर्द से आ रहा है, कोई डायरिया से आ रहा है, तो उनमें कई बार कोविड पॉजिटिव निकलता है टेस्ट। तो ये डॉक्टर के पहचानने की बात है। बिल्कुल। तो ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है, जो भी लोग हमको प्राइम न्यूज़ में देख रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खुद से डॉक्टर नहीं बन रहा है, कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, और आप उसके जीनोम को ना तो अभी वैज्ञानिक ठीक से डिकोड कर पाए हैं, तो आप कहाँ से कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए। हमारे साथ नाजिया खान भी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। आपने आयुर्वेद में काफ़ी सालों तक काम किया है, आपको क्या लगता है कि एलोपैथी की, चलिए ठीक है, अपनी एक भूमिका है, क्योंकि जब कोई भी बीमारी असाध्य हो जाती है तो उसमें क्विक रिलीफ की ज़रूरत होती है, जिसमें एलोपैथी एक अच्छी भूमिका निभाती है। लेकिन आयुर्वेद की टेंडेंसी कुछ ऐसी होती है कि वो जड़ से बीमारी को समाप्त करने के लिए जानी जाती है। आपको याद होगा 2500 साल पहले चरक संहिता जब लिखी गई तो सर्जरी की बात उसमें कही गई थी। तो मतलब ये तो नहीं माना जा सकता कि आयुर्वेद कहीं से भी कमज़ोर है। आयुर्वेद की क्या भूमिका रही कोरोना काल में, लोगों का कितना भरोसा इसमें बढ़ा है? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से समय याद है, एक समय ऐसा आ चुका था कि आयुर्वेद को लोग अब अवॉइड करने लगे थे, लेकिन कोरोना काल में हाँ, मैंने देखा, चाहे गिलोय का इस्तेमाल हो, चाहे जो तमाम तरह की दवाएं हैं, उनका मैं नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, नहीं वो प्रचार माना जाएगा, उनकी कितनी भूमिका रही, लोगों का भरोसा आयुर्वेद में कितना बढ़ा है? नमस्कार। आयुर्वेदिक ही एक ऐसा माध्यम है, मैं समझती हूँ, क्योंकि हर बार कोरोना में कहा जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आयुर्वेदिक एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि उसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आप अपना इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर सकते हैं, आपकी खान पान को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे, अगर आप अंदर से बहुत मजबूत हैं, तो आपको बाहरी इन्फेक्शन बहुत आसानी से नहीं लगेगा, और ये भी एक तरीके का इन्फेक्शन है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आप अंदर से वीक हैं, तो अमूमन आपको वैसे भी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जो सीजनल होता है वो भी बहुत आसानी से लगता है। तो कोरोना भी एक इसी तरीके से एक डिजीज़ है जो कि बहुत वीक बॉडी पे बहुत जल्दी अटैक करता है। तो मैं अपनी तरफ से यही राय और मशवरा करना चाहूँगी कि मतलब
बहुत ज़्यादा आप अपनी हेल्थ पे, अपने इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अच्छा खान पान करें और आयुर्वेदिक जो भी मेडिसिन जो तरीके हैं उसको इस्तेमाल करें और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें और थोड़ी एक्सरसाइज भी करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। जिस तरह से आपने लाइफस्टाइल की बात की, तो आपको क्या लगता है कि दिनचर्या का कितना बड़ा रोल हो सकता है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह उठना ज़्यादा सेफ है, लेकिन कुछ का ये मानना है कि अगर आप वर्कोहॉलिक हैं तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं। दिनचर्या का कितना बड़ा इसमें रोल हो सकता है और इससे कितना बड़ा फर्क लाया जा सकता है? दिनचर्या आपकी बहुत हेल्दी होना चाहिए और जहाँ तक नींद का सवाल है तो चाहे आप दिन में सोएं या जैसे भी जो भी आपकी वर्क रूटीन है, पर नींद आपकी प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि नींद का होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे हेल्दी शरीर के लिए। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो फिर बाहरी बीमारियां तो लगना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती हैं। बस आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपका खान पीन सही नहीं है, तो वो सब सिस्टम जो है वो बिगड़ सा जाता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बताया कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दिनचर्या मेंटेन रखनी चाहिए। हमारे साथ साहिल भी हैं, आप एक यूथ हैं और आप जानते हैं कि यूथ की सबसे जो बड़ी इस समय समस्या है वो है नियमों को ना मानने की। भारत सरकार ने तमाम गाइडलाइंस दी और सड़कों पर जहाँ पर भी आपने देखा होगा तमाम वीडियोज़, उनमें यूथ की ही संख्या सबसे ज़्यादा दिखती थी जिन्होंने नियमों को लगातार तोड़ा है। चाहे पुलिस के डंडे खाने हो, किसी से पुलिस ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले घूमने जा रहे हैं, कोरोना चल रहा है, बोले हमें जानकारी नहीं है। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आई। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार की नीतियों के बाद भी यूथ को अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण की नींव बन सकता है? बिल्कुल, आई थिंक यूथ दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इन सारे नियमों का पालन करें, जो गाइडलाइंस दी हुई हैं वो फॉलो करें, एक बैलेंस लाइफ को जिए। सुबह टाइम से उठें, अपना वर्कआउट करें, हेल्दी खाएं, अपना काम पे ध्यान दें और इन सब चीज़ों की ये दंगों में जाना या मोर्चा करना, ये दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर हेल्दी डेवलपिंग कंट्री। बिल्कुल। तो इसमें जिस तरह से भारत सरकार ने भी तमाम कोशिशें की हैं, उनको जागरूक भी किया, तमाम ऐसे नियम बनाए गए, जैसे स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो। पहले छात्रों ने जिद की तमाम विश्वविद्यालयों में कि हमको विश्वविद्यालय जाना है, हमको क्लासेस करनी है, लेकिन भारत सरकार के तमाम मंत्रियों ने, नेताओं ने मंच पर पहुंचकर उनको समझाया बुझाया। आपको क्या लगता है कि यूथ इस कोरोना महामारी में किस तरह की और बड़ी भूमिका निभा सकता है ताकि कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ा जा सके? वैक्सीनेशन में किस तरह से वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं? तमाम ऐसे लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं, साक्षर नहीं है, उनके अंदर अगर किसी ने एक बार बोल दिया कि वैक्सीन लगवाएंगे और आप और ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन यूथ उनको समझाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल। इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज यूथ हमारी कंट्री की सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, पूरे अगर सारे एज ग्रुप्स में देखा जाए तो एजुकेशन से उनके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग आती है कि हाँ वैक्सीनेशन वर्क करती है और वो उनको ये जगह जगह जाके प्रचार करना चाहिए अपनी फैमिलीज़ में, अपनी कॉलोनीज़ में, अपने नेटवर्किंग ग्रुप्स में कि वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। हम यहाँ पर एक लास्ट राउंड की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से भारत सरकार की पॉलिसीज़ बनी, देखिए आप सभी अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, आप सभी की राय समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार जो भी अब अपनी गाइडलाइंस बनाएगी, क्योंकि अब संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ तो अब देश को नहीं ले जाया जा सकता है। जिस तरह से बीमारियाँ बढ़ी हैं, जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, उसमें ये ज़रूरी है कि जो लॉकडाउन है वो सीमित रहे, कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहे, कहीं ऐसा ना किया जाए कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। सबसे पहले हम आपसे ही शुरुआत करते हैं डॉक्टर सीपी सिंह कि अगर बीमारी बढ़ती है, केसेस बढ़ते हैं, तो भारत सरकार को किस तरह की नीति बनानी चाहिए ताकि एक डॉक्टर के नाते मरीज भी ये समझ पाए कि ये जरूरी है और जो आम जनता है जो रोज ऑफिस जा रही है, चाहे वो किसी भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाती हो, वो भी समझ जाए कि ये बहुत जरूरी है। तो किस तरह की नीति और किस तरह की गाइडलाइन अब आगे बनाई जानी चाहिए? गाइडलाइंस में इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो पर्सन है उसको सेपरेट तो करना ही है, साथ में जो उसके सटा हुआ एरिया है कंटेनमेंट जोन बना के उसको हमें रुकना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टेस्टिंग जितनी हम बढ़ाएंगे बिल्कुल और वैक्सीनेशन जितना बढ़ाएंगे उतना ही हम इस पर काबू पा सकते हैं और जीत सकते हैं इससे। तो दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट, टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन। टेस्टिंग से आप पेशेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, एरिया को कंटेन कर सकते हैं, फिर उनको सेपरेट कर सकते हैं और फैलने से रोक सकते हैं। वैक्सीनेशन से आप प्रिवेंशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो भी गाइडलाइंस अब बनाई जाए इनको सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रखा जाए। जी। तो डॉक्टर मंजेश, आपको क्या लगता है कि अब जो गाइडलाइंस बननी चाहिए? देखिए आपने जिस तरह से न्यूरो सर्जरी पे आपने काफ़ी साल काम किया, न्यूरोलॉजी पे आपने अच्छा रिसर्च किया है,
इसकी जो जानकारी है लोगों के पास बहुत कम है। तमाम ऐसी बीमारियां हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये मेरे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर बुखार आया तो ज़्यादा ज़्यादा या तो मुझे मलेरिया है, और वो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि मुझे ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है, अपने हिसाब से फिर ट्रीटमेंट करते हैं। क्या गाइडलाइंस में अब न्यूरोलॉजी के हिसाब से भी कुछ शर्तों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि लोग समझ पाएं कि अगर ये समस्या है मेरे शरीर में तो ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो कोरोना से बचने के लिए जो जनरल गाइडलाइंस हैं, जो हम पहले हमने फॉलो किया था 5-6 महीने पहले, जो आजकल काफ़ी कम हो गया है। मतलब अगर 100 लोग कर रहे थे, 10% कर रहे हैं उसका। एक तो मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिस्टम हो, भले न्यूरोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो, मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। और जो भीड़ वाली जगह हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो गैदरिंग्स हैं वो 20 या 25 आदमी से कम, बहुत ज़रूरी वाली गैदरिंग होनी चाहिए। जो गैदरिंग नेसेसरी नहीं है, दे शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, मैरिज वगैरह हैं उनमें गैदरिंग्स कम होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कॉन्टैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट है, तो जो गैदरिंग होती है उसमें कॉन्टैक्ट टाइम काफ़ी लंबा बढ़ जाता है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस काफ़ी हाई होते हैं। अभी भी देखिए जो डेटाज आ रहे हैं, उन शहरों में कोरोना ज़्यादा हो रहा है जहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है। आप देखिए कुछ विलेजेस जाके देखिए, वहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका बिल्कुल आइसोलेटेड है, बाहर ना ज़्यादा आना है, ना ज़्यादा जाना है, ना लोगों से कॉन्टैक्ट है। तो ये बीमारी क्या है, एक से दूसरे को फैलती है, इससे इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड करती है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोशल आपको डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। मास्क बहुत जरूरी है। कई लोगों में कंफ्यूजन क्या है कि वैक्सीन लग गए साहब, मुझे 2 डोज लग गए, अब मास्क नहीं पहनूंगा। ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगने से आपका प्रोटेक्शन 3-4 महीने बाद आएगा। इट्स नॉट इमीडिएट कि आपको वैक्सीन लग गया रहा है, और वो लगने के बाद भी आप 100% सेफ तो नहीं है। वैक्सीन एफिकेसी 70% ठीक हो सकती है, 80% ठीक हो सकती है, बट स्टिल यू हैव चांसेस यू में गेट इन्फेक्शंस। और अगर आपको साइलेंट इन्फेक्शन भी है, वैक्सीन लगने से क्या है कि आपका जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज कम हो जाती है, डिजीज ज़्यादा सीवियर नहीं होती है। हो सकता है आपको साइलेंट इन्फेक्शन हो और आप दूसरों को फैला रहे हो। तो मास्क का यूज़ बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। जो गैदरिंग्स हैं उन गैदरिंग को हमें कम करना है, 20 या 25 से कम रखें। ठीक है, टोटल लॉकडाउन तो पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया कि इकोनॉमिक इश्यूज़ और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स काफ़ी आई हैं। बट लेकिन पार्शियली अगर हम लोग समझ जाएं, अच्छा वही लोग मूवमेंट करें जिनका बहुत ज़रूरी है जाना। ऐसा ना हो कि सब लोग रोडों पर घूमते रहें, बट जिनको ज़रूरी है, जो एसेंशियल सर्विसेज में है या जो रोजी रोटी के लिए खाली जा रहे हैं, वही लोग ज़्यादा जाएं, और साथ में ड्यू प्रिकॉशंस के साथ में जाएं। अपनी वर्किंग प्लेस पे भी प्रिकॉशन रखें। तीसरा, डरे नहीं। जो मन में डर आ गया है कोरोना के, सब कोरोना हो जाएगा, हमारे पूरी फैमिली का टेस्ट हो जाएगा, सबको जो है हॉस्पिटल भर्ती कर देंगे, वो जो डर हो गया है, समहाउ फोबिया हो गया, वो उससे बड़ा इंपॉर्टेंट बचना है। और वार्निंग साइंस पेशेंट्स में होने हैं। भाई पेंडेमिक चल रही है, अगर इस पेंडेमिक में किसी को बुखार आ रहा है, किसी को खांसी है, किसी को अनयूजुअल डायरिया भी हो रहा है, किसी को लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है, लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है, या किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी हो रही है, तो हमें इस पेंडेमिक कि डायग्नोसिस में भी इसको हमें ध्यान में रखते हुए उसको वो करना चाहिए। पेशेंट को डरना नहीं चाहिए। हम लोगों को सबको कोई प्रॉब्लम है तो नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर है जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, आजकल तो गवर्नमेंट ने टेस्ट हर जगह अवेलेबल करा दिए हैं, टेस्ट जाके कराएं आप आराम से, खुद जाके भी करा सकते हैं। हेल्थ सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, कोई ऐसा पैसा भी नहीं लग रहा है अगर आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, और इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं आ रही हैं। तो अगर हम इन 4-5 चीज़ों पे ध्यान दे लेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस बीमारी को बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। और वैक्सीनेशन को बढ़ावा दें, कोशिश करें कम से कम 70 to 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाए। अगर इतनी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होगी तो हमें हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी एक बार आ गई तो फिर ये इन्फेक्शन होगा तो, बट बहुत सीवियर नहीं होगा, माइल्ड टाइप का इन्फेक्शन होगा। वैक्सीन की जिस तरह से बात आपने की, तो एक मेरे जहन में सवाल आया कि लोगों को कहीं ना कहीं इसमें डाउट है कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर। उनके अंदर ये है कि इसमें कोरोना के टी वायरस का इस्तेमाल किया गया है, किसी का कहना है कि उसमें उसके डीएनए का इस्तेमाल किया गया है। क्या ये इतना डेंजरस है कि अगर एक डेडली वायरस आपके अंदर जाता है, वो हालांकि डीएक्टिवेट है, और उसको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि आपके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो? क्या आप प्राइम न्यूज़ के माध्यम से लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं इस चीज़ पर कि वैक्सीन चाहे कोविशील्ड की हो चाहे कोवैक्सीन, वो पूरी तरह से सेफ है, वो उससे बीमार नहीं पड़ेंगे, और जो उसका दूसरा डोज है जो कि बूस्टर डोज कहा जाता है 28 दिनों बाद लगना है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है? जी, आप एक बार हमारे दर्शकों को इसके लिए जागरूक कीजिए। देखिए, अभी क्योंकि बीमारी भी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है, अभी हम में से कोई ज़्यादा जानता नहीं है कि इसकी एफिकेसी कितनी है। मतलब वी हैव स्टडीज, बट स्टडी साइज बहुत बड़े नहीं है, छोटे साइजेस हैं, एग्जैक्टली एफिकेसी कहना मुश्किल है। अच्छा, वैक्सीन क्या करती है, आपकी बॉडी में एक अटेन्यूएटेड वीक वायरस को डाला जाता है, उसके कंपोनेंट्स को डाला जाता है, उससे आप में इम्यून रिएक्शन डेवलप होगा। बिल्कुल। तो कुछ लोगों में बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस हैं कि इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस हो सकते हैं, वो किसी भी वैक्सीन के साथ में हो सकते हैं, किसी भी ड्रग के साथ में हो सकते हैं। लेकिन जो वैक्सीन है ये सबसे इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव
और वैसे डिजीज वाई इफेक्टिव जो मेजर है, अल्टीमेटली हमने जितनी बीमारियों का हराया, जो लोग हम बहुत पुराने लोग होंगे, स्मॉल पॉक्स एक जमाने में हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बीमारी थी, जो दाग चेचक के बहुत बन जाते थे। आज स्मॉल पॉक्स नहीं है। पोलियो पहले एक बिल्कुल बहुत बड़ी डिजीज थी, वैक्सीन के माध्यम से हमने पोलियो खत्म किया है, वैक्सीन के माध्यम से ही हमने स्मॉल पॉक्स खत्म किया है, प्लेग, आई थिंक प्लेग, प्लेग भी हम लोगों ने सब। तो मतलब हमारे पास टाइम टेस्टेड चीजें हैं कि वैक्सीन एक सिंपलेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मेजर है, इससे मजबूत कोई तरीका नहीं है किसी बीमारी को हराने का लॉन्ग टर्म में। तो वैक्सीन से बिल्कुल नहीं डरना है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ हम लोग जितने लोग बैठे हैं ऑलमोस्ट सारे वैक्सीनेटेड हैं, मैं वैक्सीनेटेड हूँ, डॉक्टर साहब वैक्सीनेटेड हैं, ऑलरेडी 2 डोज ले चुके हैं, सर भी ले चुके होंगे। तो हमें इतना डरना नहीं चाहिए। जो भ्रांति फैली है कि साहब ये हो जाता है वो हो जाता है, वो ओवर हाइप ज़्यादा हो रहा है। उतना प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला है। मैं तो खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई कितने पेशेंट मिले होंगे ऐसे, मुझे तो बड़ा रेयर मिला। वो जो सोशल मीडिया पे कई बार मैसेज फ्लैश होता है कि साहब ये वैक्सीन के बाद में ये प्रॉब्लम हो गया। देखिए इन जनरल भी लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन जनरल भी लोगों को बाकी इश्यूज आ रहे हैं। तो मे भी एक कोइंसिडेंट हो जाए कि साहब वैक्सीन लग गया, साथ में दे हैव कार्डियक इश्यूज, और कुछ लोगों का कार्डियक रिजर्व पहले से कम है तो दे मे हैव सम इश्यूज। बट मोटा मोटी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और वैक्सीन्स को मैं तो एडवोकेट करता हूँ कि वैक्सीन शुड बी टेकन। और बल्कि मैं गाइडलाइंस पढ़ रहा था, यूएस गाइडलाइंस भी मैं पढ़ रहा था, इंडियन गाइडलाइंस भी पढ़ रहा था, तो उन्होंने टारगेट किया है कि 70 to 80% अगर जनता को